स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ रेफरेंस मेटल आयन एंड लिगेंड। तो हम लोगों ने देखे कुछ देर पहले हम लोगों ने जॉब मेथड का मैंने वीडियो आपको शेयर किया था। आप ये नेक्स्ट टॉपिक है जो थोड़ा बड़ा है मगर सिंपल टॉपिक है। अगर आपने केवल इसकी हेडिंग भी याद कर लिए तो आप अपना आंसर आराम से लिख सकते हो 2-3 पेज का। तो मैं बता दूं, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं वो स्टेबल कब होगा और कब नहीं होगा, स्टेबल कंपाउंड कैसे होगा और उसमें हम क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना चाहिए वो हमें इससे मालूम हो जाएगा। तो देखो, ये जो फैक्टर अफेक्टिंग है ये स्टडी ऑफ कांस्टेंट भी कवर कर लेगा। अगर स्टडी कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो भी क्या, तो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। तो वो भी किस पे डिपेंड करेगा, इन सब फैक्टर पे। तो इसमें हम दो पॉइंट लेंगे, एक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आयन लेंगे और एक प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड लेंगे। तो बता दूं मैं, इसमें कुल हम लोगों ने पॉइंट कवर किया। पहला पॉइंट तो ये है साइज ऑफ मेटल आयन, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयन, मेटल आयन एक्ट एज अ हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड, क्लास ए और क्लास बी एक्सेप्टर मेटल्स। तो मैंने इन सब को याद करने के लिए एक छोटी ट्रिक बनाई हूँ जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। अब देखिए, हम लोग जब भी हेडिंग पढ़ते हैं तो हमें ये सब उसके इनिशियल वर्ड लिया हूँ मैंने और हैसेब लिया हूँ, क्योंकि इसमें हैसेब मतलब हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, ये हम कहाँ काम आने वाला है, इस पॉइंट में काम आने वाला है। तो अब देखो, याद करने का तरीका पूरे पॉइंट को, मुझे पता है कि 1 पॉइंट 3 4 5 6 7 पॉइंट याद करना है। अगर हम 7 पॉइंट याद करने गए तो हमको एग्जाम में 2-3 पॉइंट याद रहते हैं, इसलिए मैंने इसकी सिंपल ट्रिक्स बनाया हूँ। वो ट्रिक्स ऐसी है, अगर आपको इंटरनेशनल इंजीनियर बनना है तो एससीसी की एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, या आपके हाँ साहब बता रहे हैं सब आपको ये बता रहा है कि अगर आपको इंटरनेशनल इंजीनियर बनना है तो एससीसी एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। अब आई मतलब क्या होगा, आयनिक पोटेंशियल, ई मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एस मतलब क्या होगा, साइज ऑफ आयन, सी मतलब क्या होगा, चार्ज ऑफ आयन, और सी मतलब क्या होगा, क्लास अ और क्लास ब या क्लास ए और क्लास बी एक्सेप्टर मेटल। तो इस तरह क्या हुआ, आपको ये सब देखने पर ही क्या याद हो गए, वो पॉइंट याद हो गए। और हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड है सबसे याद हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, आपके 8 पॉइंट यहाँ कवर हो गए। मैं डबल रिपीट करता हूँ, I4 आयोनिक पोटेंशियल, E4 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और E4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, S4 साइज ऑफ आयन, C4 चार्ज ऑफ आयन और C4 क्लास ए क्लास बी एसिड। और हैसेब क्या होगा, हैसेब होगा हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पॉइंट कवर कर ली है। मैं बता दूँ, C4 क्लास ए और क्लास बी होता है और C4 चार्ज ऑन मेटल्स भी होता है। इस तरह आपको यहाँ पर इतने पॉइंट याद करना है। फिर इन पॉइंट समझने के बाद आप आराम से अपना आंसर लिख सकते हो। ये हो गया किसके बारे में, ये बात हो गई अपनी लिगेंड के बारे में, मेटल आयन के बारे में। अब बात करते हैं लिगेंड के बारे में। लिगेंड के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को, इसमें भी कितने पॉइंट है, कुल 9 पॉइंट है। साइज एंड चार्ज ऑन लिगेंड, डाइपोल मोमेंट ऑफ लिगेंड, बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड, पाई बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ लिगेंड, स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू बल्की ग्रुप ऑफ लिगेंड, फोर्स कॉन्फिगरेशन ऑफ लिगेंड, प्रेजेंस ऑफ चिलेट लिगेंड, माइक्रोसाइक्लिक एंड माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड। इसके याद करने का तरीका बताऊँ मैंने आपको, सिंपल तरीका, आप यहाँ ध्यान देना। इसकी मैंने बनाया हूँ ट्रिक्स। हम जो पॉइंट पढ़ने वाले इसमें इतने पॉइंट कवर होंगे, एस सी बी डी एम। तो एस पर होता है साइज ऑफ लिगेंड, ये इनिशियल वर्ड है। एस फोर होता है साइज ऑफ लिगेंड, एस फोर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, C4 होता है चार्ज ऑफ लिगेंड, C4 होता है, डबल रिपीट करता हूँ, S4 होता है साइज ऑफ लिगेंड, स्टेरिक हिंड्रेंस, चार्ज ऑन लिगेंड,
concentration of ligand, chelate ligand, basicity character of ligand, dipole moment of ligand, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। तो इस तरह हमारा होता है। और यहाँ पर होता है पाई बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ लिगेंड, इसमें ये आयन ही है। तो हम देखेंगे अब, तो हम लोग और एक पॉइंट लिख सकते हैं पाई बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ लिगेंड। तो मैं बता दूँ, अब हमको बना है ट्रिक्स कि अगर आपको BDM या SDM BDM बनना है तो SS के एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, इसमें 3 चांस मिलते हैं। तो B4 बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ लिगेंड, D4 डाइपोल मूवमेंट ऑफ लिगेंड, M4 मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, S4 साइज ऑफ लिगेंड, S4 स्टेरिक हिंड्रेंस, C4 चार्ज ऑफ लिगेंड, C4 चिलेट, C4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर इतने पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक करके पढ़ते हैं। अब हमारा पहला पॉइंट है साइज ऑफ मेटल आयन। संकुल निर्माण में धातु आयन लुईस अम्ल होते हैं जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके संकुल युग्म का निर्माण करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, स्टेबिलिटी अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइज ऑफ मेटल आयन छोटा लेना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मेटल का साइज़ छोटा है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पर ये मेटल आयन है, सब पे सेम चार्ज है और एक का रेडियस है 0.91, 0.83, 0.82, 0.78, 0.69, 0.74। अब बताइए इन सब में सबसे छोटा कौन होगा, कॉपर होगा। इसलिए इसका ऑर्डर भी इस तरह लिखा हम लोगों ने। धीरे धीरे क्या और स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बाद में किसकी बढ़ गई, कॉपर की। तो इसमें ज़्यादा किसकी स्टेबिलिटी है, कॉपर की। मतलब जो कॉपर 2+ है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। और जो यह ऑर्डर ऊपर दिया था ये आयरिंग और विलियमसन ने दिया था। तो इस तरह हमारा ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन किस पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ मेटल आयन पर। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टेबल बनाना है तो हमें जो हम लोग उसमें मेटल आयन लेंगे उसका साइज छोटा होना चाहिए। अगला है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। देखिए जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा आयन का साइज छोटा होते जाएगा, आयन का साइज छोटा होगा तो स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, पहले एक चार्ज था, फिर 2 चार्ज, फिर 3 चार्ज, तो संकुल युग्म का स्थायित्व आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। यहाँ 3 आवेश है, यहाँ 4 आवेश है। तो इन सब में अगर हम पहले की बात करें तो इन सब में अगर कोई ज़्यादा स्टेबल बनाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो वो क्या होगा, Li3+, यहाँ पर Ti4+। और यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, एक में आयरन की 3 है, एक में आयरन की 2 है। तो यहाँ कौन बनेगा स्टेबल कंपाउंड, जिसमें आयरन क्या हो, 3 चार्ज हो। मतलब हम लोग बोल सकते हैं संकुल युग्म स्थायित्व आवेश की क्या होता है, समानुपाती होता है। स्थायित्व अगर आवेश की मात्रा बढ़ेगी स्थायित्व क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोनिक, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है मगर ये क्या है, आयनिक कैरेक्टर है। यहाँ क्या चाहिए था, आयोनिक पोटेंशियल, कैरेक्टर नहीं पोटेंशियल चाहिए था। आयोनिक पोटेंशियल, आयोनिक पोटेंशियल बढ़ने पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसी सेंट्रल मेटल का आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो उसकी स्टेबिलिटी कैसी होंगी, ज़्यादा होंगी। अब आता है अगला पॉइंट, अब बात आती है कि आयनिक पोटेंशियल क्या होता है। तो हम बता दूं, हम लोगों ने पढ़े थे कि सेंट्रल मेटल एटम पर आवेश बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है तो आयनिक पोटेंशियल बढ़ता है, और सेंट्रल मेटल आयन पर आकार छोटा होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये क्या है, दोनों का एक रेशियो है जिसको हम आयनिक पोटेंशियल बोलेंगे। मतलब सेंट्रल मेटल पर आवेश की मात्रा और उसका आकार के अनुपात को आयनिक पोटेंशियल कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आयनिक पोटेंशियल बढ़ने पर स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। देखो आप लोग यहाँ पर इसका
आयनिक पोटेंशियल 1.6 है, 20 है, 2.97 है, 3.22 है और 4.2 है। तो आप देखो हम लोग जब इधर चल रहे हैं तो आयनिक पोटेंशियल बढ़ रहा है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगी किसकी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। अगर हम बात करें इन सब में कौन ज़्यादा स्टेबल बनाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो वो कौन होगा बेटा, वो होगा अपना Tl4+ बनाएगा स्टेबल कंपाउंड। तो यहाँ पर नंबर 4 सही लिखा हुआ, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पर एक रिलेशन होता है, अगर आयनिक पोटेंशियल बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है, अगर ये बढ़ता है तो अवक्रिय यौगिकों के स्थायित्व भी बढ़ता है। मतलब आयनिक पोटेंशियल डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर समकुल्य स्थायित्व बढ़ जाता है। अब आता है मेटल आयन एक्टिंग एज अ हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस। तो हमने पियर्सन का जब हेसेफ मॉडल पढ़े थे तो उसमें बताया था इसके अंदर कि हार्ड एसिड हार्ड बेस से, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से जब भी रिएक्शन करेगा तो वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। मगर जब हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस से करता है तो अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। ये सब बताया था हमको पियर्सन ने। यहाँ देखो सॉफ्ट एसिड है और ये हार्ड बेस है, देखिए अनस्टेबल कंपाउंड होगा। इस तरह हम ये बोल सकते हैं कि हार्ड एसिड हार्ड बेस से रिएक्शन करके ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। यदि हार्ड मेटल आयन FON परमाणु युक्त लिगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि F1- F2- N2- हार्ड बेस है। मतलब हार्ड मेटल के लिए हार्ड बेस ज़रूरी होता है। उसी तरह सॉफ्ट मेटल आयन जैसे PsCl परमाणु युक्त लिगेंड के साथ स्थिर समकुलिक बनाते हैं, क्योंकि PS क्या है, Cl क्या है, सॉफ्ट बेस है। अब मैंने कुछ एग्जांपल लिया हूँ, अब हम पता करेंगे कौन सा स्टेबल कौन सा स्टेबल है। देखो ये हार्ड एसिड है, ये सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड है, ये हार्ड बेस है, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल होगा। ये हार्ड एसिड है, सॉफ्ट बेस है, ये अनस्टेबल होगा। ये सॉफ्ट एसिड है और हार्ड बेस है, ये भी अनस्टेबल होगा। ये सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट बेस है और ये सॉफ्ट एसिड है और ये सॉफ्ट बेस है, तो ये भी क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब जिसमें सॉफ्ट ऐसे सॉफ्ट रहेगा बल के बारे में। तो थोड़ा मुर्गा कुकड़ू कर रहा है, तो आप जागते रहो और वीडियो देखते रहो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। देखो अब यहाँ देखिए आप लोग, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एग्जांपल दिए गए हैं। यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो 3+ में हार्ड एसिड होता है और जो F है वो हार्ड बेस है। तो हार्ड एसिड हार्ड बेस से रिएक्शन करेगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, जो आपको पता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये हार्ड एसिड है, सॉफ्ट बेस है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, अनस्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। यहाँ सॉफ्ट एसिड है, हार्ड बेस है, ये भी क्या बनाएंगे, अनस्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। यहाँ सॉफ्ट एसिड है और सॉफ्ट बेस्ड है, तो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये स्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल और स्टेबल, ये हम किस आधार बता पाए, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे बता पाए हैं, जिससे किसने दिया था, पियर्सन ने दिया था। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब आगे शुरू करते हैं अगला पॉइंट, जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विभव कहते हैं। ये परिभाषा इसकी होगी इसकी। यदि सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव हो तो वह अधिक निर्जुत परमाणु के साथ जैसे FON स्थिर समकुल बनाता है। और इसी प्रकार बोल सकते हैं यदि सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है तो वह कम निर्जुत परमाणु जैसे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के साथ स्थिर समकुल बनाता है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब है क्लास ए और क्लास बी एक्सेप्टर। तो मैं बता दूं, आर्लेंड चैट डेविस ने बताया था, उन्होंने क्या किए थे, क्लास ए को कठोर बोले थे और क्लास बी को मृदु बोले थे। तो क्लास जो ए है उसमें क्या आते हैं, इस वर्ग के में अंदर क्षार व क्षार धातु, मृदा धातु तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संकुल तत्व आते हैं। जो हार्ड एसिड है
अतः यह हार्ड बेस के साथ संतुलित बनाते हैं और ये लिगेंड को आसान ध्रुवित करते हैं। जैसे आप देखो Ca2+ किससे बनाएगा कंपाउंड? कार्बोनेट से। अब यहाँ देखो CO3+ F6- किससे बनाएगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर ये जो CO3+ है ये हार्ड क्या है? एसिड है और ये हार्ड बेस है। इस तरह बना कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा। उसी प्रकार क्या होगा जो क्लास बी में क्या आते हैं? सॉफ्ट मेटल आते हैं। इस वर्ग में भारी संक्रमण धातु व निम्न ऑक्सीजन अवस्था वाले तत्व आते हैं। ये लिगेंड कटने से ध्रुवित करते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे कि दोनों मेटल में अच्छा कौन बना पाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो हम बताएंगे क्लास ए, क्योंकि ये लिगेंड को आसानी से ध्रुवित कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं पहले आपको भेज चुका हूँ। आप देखिए यहाँ पर Ag और I है। Ag क्या है? सॉफ्ट एसिड है और I क्या है? सॉफ्ट बेस है। तो दोनों क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो क्या होगा? स्टेबल होगा। अब हमारा मेन पॉइंट आता है प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। अभी तक हमने जितने पॉइंट कवर किए वो सब किस पे डिपेंड करते थे? मेटल आयन पर। अब जो डिपेंड करेंगे वो करेंगे लिगेंड पर। अगर आप देखो लिगेंड का साइज ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। अगर लिगेंड पे चार्ज ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। मगर ये कब होगा? ओनली अबव ऑर्डर इज अप्लाई फॉर द क्लास ए मेटल, और इसका रिवर्स क्या होगा? क्लास बी मेटल। मतलब ये केवल क्लास ए मेटल पर ही लागू होगा जो हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगर क्लास बी पर करना हो तो यहाँ 1/, स्टेबिलिटी कर लेना। अब आ रहा डायपोल मूवमेंट। तो मैं बता दूँ डायपोल मूवमेंट हम बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड के स्टेबिलिटी के बारे में। तो अगर न्यूट्रल लिगेंड का डायपोल मूवमेंट ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगी। जैसे अमोनिया का ज़्यादा होता है, मेथिओनिन कम होता है, डायमेथिओनिन का उससे भी कम होता है। तो इन सब में सबसे अच्छा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाएगा? अमोनिया लिगेंड ही बनाएगा। बेसिक कैरेक्टर, जिस भी लिगेंड का बेसिक कैरेक्टर जितना अच्छा होता है, जितनी आसानी से वे इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। किसके? बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड के। पाई बॉन्डिंग कैपेसिटी, जो भी लिगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के साथ पाई बॉन्ड बनाते हैं वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। पाई बॉन्ड बनाने वाले जो लिगेंड है वो कार्बोनिल लिगेंड है, कोबाल्ट कार्बोनिल है। हाँ, इससे यहाँ बड़ा हो चाहिए था। कार्बोनिल लिगेंड है, CN लिगेंड है, ट्राईफॉस्फेट है, ट्राईएल्किल फॉस्फेट है, ट्राईएल्किल आर्सेनाइड है, डाईएल्किल सल्फाइड है, एल्किन और एल्काइन है। मैं बता दूं हमको पता है कि मेटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कई बार क्या होता है, कई बार मेटल भी लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो पाई बॉन्ड बनाता है। तो ध्यान रखना, ये जो मैं बात है बता रहा हूँ ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग पढ़ते थे पहले से कि लिगेंड ही मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। ऐसा नहीं, कई बार मेटल भी लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। अब अगर लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, अगर मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो पाई बॉन्ड बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब अगला आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो बता दूं स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एग्जांपल देखिए, हम जो लिगेंड ले रहे हैं 2-मेथिल 8 हाइड्रोक्सी क्यूविनोलिन, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो क्या बनाएंगे? लेस कंपाउंड बनाएंगे। जबकि हम लोग इसी मेटल आयन के साथ 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन बनाएंगे जो क्या होगा? स्टेबल होगा। कारण क्या है कि जो पहला लिगेंड है उसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसलिए वो क्या बनाएगा? लेस स्टेबल बनाएगा। जबकि दूसरे लिगेंड का स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट क्या है? कम है, वो मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। अगला पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग। मैं बता दूं जो चिलेट लिगेंड होते हैं क्या करते हैं? वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ बाइंड होकर एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं
जो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए चिलेट इफेक्ट बढ़ने से स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। अगला आता है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड और मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। ये भी चिलेट लिगेंडिश है। अगर ऐसा लिगेंड जो 8 से ज़्यादा परमाणु से बना हो उसे मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड कहते हैं। इनके कारण संकुल यौगिक को स्थायित्व बढ़ जाता है, जिसे हम मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। इस लिगेंड में क्या होता है, 3 से ज़्यादा दाता परमाणु होते हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। आप ही देखिए यहाँ पर, आप देखना 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन। तो दाता परमाणु कितने हो गए, 4 हो गए। इसने क्या बना लिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया। ये कैसा हो गया, साइक्लिक लिगेंड हो गया। मगर आप देखिए ये हो गया मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड और ये हो गया नॉन मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। तो जो साइक्लिक लिगेंड है वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा और नॉन साइक्लिक कम बनाएगा। इसलिए ये भी क्या है, चिलेट का ही एग्जाम्पल है देखा जाए तो। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है जो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है मगर लिखने के लिए आसान है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड। कुछ संकुल यौगिकों ऐसे होते हैं जो उच्च सांद्रता पर ही संकुलित बनाते हैं। जैसे अगर आप कॉपर के साथ HCN की रिएक्शन करोगे तो ध्यान रखिए आपको थायोसाइनाइड ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा वाटर के साथ, जब भी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन पाएगा। अगर आपने लो कॉन्सेंट्रेशन लिए तो वहाँ पर वाटर ही लिगेंड का वर्क कर लेगा और ख़ुद ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। इसलिए बोला गया था कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए किसका, लिगेंड का। इस तरह हमने अपने 2 पॉइंट कवर कर लिए हैं। एक था जो हमारा स्टेबिलिटी थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, डिपेंड करती थी मेटल पर और लिगेंड पर, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर थे हमने पढ़ चुके हैं। इस तरह यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। आप क्वेश्चन तैयार कर लेना। इस वीडियो को आप आराम से धीरे धीरे देख के लिखते हुए चलना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।